गुड मॉर्निंग क्लास 10। शुरू करेंगे आज का हमारा क्लास। हमने लास्ट वीडियो में राजस्थान के बारे में, उसके जो हीरोज़ थे, ब्रेव हीरोज़, उनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग शुरू करेंगे हिस्ट्री ऑफ मराठा। नाउ द राइज ऑफ मराठा पावर वॉज नॉट द वर्किंग ऑफ अ सिंगल पर्सन। Instead, it took place at that special time, which was a consequence of some extraordinary circumstances. Now, what is saying over here? यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मराठा जो है इतने पावरफुल बने और वो अपना एक राज्य बनाया, एक अपना एम्परर जो बोला गया। लेकिन ये किसी एक सिंगल पर्सन का और एक किसी सिंगल पर्सन की मदद से नहीं, बिकॉज इट हैज़ बिन डन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल्स। तो सिंगल पर्सन के थ्रू तो मुश्किल होती मराठा राज्य बनाना। कोई भी, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था दिल्ली ऑफ सुल्तान देन मुगल्स, तो वहाँ पे कोई सिंगल पर्सन नहीं था, उसके पीछे बहुत सारे लोग थे मुगल्स में, फिर दिल्ली सल्तनत में। तो उसी तरह से मराठा में भी शुरुआत जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसने नींव रखा, उसके बाद और लोग जो आते हैं सभी का इम्पोर्टेंस होता है। तो इसी तरह से कहा जा रहा है इट वॉज नॉट वर्क ऑफ अ सिंगल पर्सन, बट स्टिल इट टुक प्लेस एट अ टाइम, जो टाइम था जिसके कारण वो इतना ज़्यादा यहाँ पर स्पेशल टाइम है, वो जो उसने अपनी साम्राज्य, अपनी इम्पोर्टेंस जो खड़ा की एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो ड्यू टू सम कंसिक्वेंस मीन्स रिजल्ट, इसका जो था सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, ये वो था समय जब मुगल्स जो थे वो डिक्लाइन हो रहे थे, उसका पावर जो है कम हो रहा था, और वहीं पर ही मराठा ने उसका फ़ायदा उठाया, उस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के इन्होंने अपना पावर्स को इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया। नाउ डेक्कन प्लेटो, अब ये मराठा राज्य इस कौन सी एरिया में है? डेक्कन प्लेटो, विच इज़ सिचुएटेड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। कहाँ पर ये? साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जिसे आज हम लोग महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं, वो एरिया को मराठा राज्य के नाम से कहा जाता था। एट मोस्ट ऑफ दिस पार्ट इज़ अ प्लेटो, ये पूरा एरिया जो है महाराष्ट्र लगभग मोस्टली जो है प्लेटो रीजन से। प्लेटो किसे कहते हैं? द एरिया विच इज़ बिन मीन्स टेबल लाइक स्ट्रक्चर्स, कि वो टॉप जो माउंटेन्स होता है बहुत पीक होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये वाला जो है प्लेटोज में क्या होता है कि इस तरह से हाइट आती है, फिर फ्लैट हो जाता है, फ्लैट होने के बाद वापस स्लोप्स आ जाते हैं, इस तरह से स्लोप्स आ जाते हैं। तो इस तरह से ये जो डेक्कन है पूरा का पूरा जो है प्लेटो टाइप, पूरा प्लेटो एरिया है। और महाराष्ट्र में भी बहुत सारे एरिया जो है, मोस्ट ऑफ दिस पार्ट इज़ अंडर प्लेटो रीजन्स। अब यहाँ के जो लोग हैं, जो रेसिडेंट हैं, जो वहाँ पे रहते हैं, ऑफ दिस प्लेस हैज़ बीन लेबोरियस, बहुत ज़्यादा वर्क करने वाले, हार्ड वर्क करने वाले और हिम्मती, ब्रेव। दीज रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र हु आर रिनॉर्ड एज मराठा, और इसी जो महाराष्ट्र में रहने वाले हैं उन्हीं को कहा जाता है मराठास, उन्हें नाम दिया गया ऐसा मराठा। आर शॉर्ट इन हाइट, कहा गया उनकी हाइट, अगर फिजिक्स देखेंगे तो वो उसकी हाइट शॉर्ट होती है, बट जो बॉडी होती है वो अच्छी खासी हेल्दी रहती है, साउंड फिजिकल बॉडी होती है, फिजिकल बिल्ड। नाउ दे वे स्किल्ड इन गोरेला वॉरफेयर स्ट्रैटेजी। व्हाट इज दिस गोरेला स्ट्रैटेजी वॉर स्ट्रैटेजी? इट मीन्स कि ये लोग जो है कभी भी फ्रंट में जो है लड़ना पसंद नहीं करेंगे आमने सामने, वो अवॉइड करते हैं ओपन बैटल्स। ये लोग ट्रिक यूज़ करते हैं छिप के अटैक करना, सडनली सामने आ जाएंगे, एनिमीज के सामने आ जाएंगे और उसे अटैक करेंगे। तो उस स्ट्रैटेजी को, उस स्किल को कहा जाता है कि सडनली एनिमीज के सामने आ जाना, कहीं पर भी दिखते नहीं, कोई भी नहीं दिखता, सडनली पता नहीं वो कहाँ से आ जाते हैं। उस स्किल को, उस स्ट्रैटेजी को, जो उस तरह से वो लड़ते हैं, उस स्ट्रैटेजी को कहा जाता है गोरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रैटेजी। ये मेनली पहले में ट्राइबल्स पीपल यूज़ करते थे, बिकॉज जंगलों में वो कहाँ पे छिप के रहते थे, कौन से प्लांट्स, कौन से ट्रीज में है, सडनली फिर वो सामने आ जाते हैं, फिर वापस कहाँ चले जाते हैं। तो ये ट्रिक जो है मोस्टली उस जैसा ही है, तो यहाँ पर वो भी यूज़ करते थे। और फिर जब भी उनकी सब जो एनिमीज़ होती थे, वो उसके साथ अटैक करने के बाद फिर वो एनिमीज़ जो टू अटैक द एनिमीज़ इन ए हिडन वे, सडनली अचानक से हिडन वे से उसको अटैक करना, फिर उनका जो भी सामान होता, मेनली मनी जो होते थे उनसे छीन लेते थे। दे ऑब्टेन मनी फ्रॉम देम, उनसे वो ले लिया उनसे।
The religious reforms and bhakti movement which took place in the 15th and 16th centuries also in this further strengthened social unity in this regions. उसके बाद उसी समय जो एरा था वो भक्ति मूवमेंट का भी था, तो सोशल रिफॉर्म्स भी हो रहा था, समाज में बहुत कुछ चेंजेस आए थे सोशल के अंदर, और रिलीजियस को लेकर उसे नया रूप दिया जा रहा था, क्योंकि इवल्स जो भी समाज में थी, बुरी चीज़ें थी, उसको चेंज कर रहे थे लोग, रिफॉर्मर्स जो थे, सोशल रिफॉर्मर्स। तो ये चीज़ों के कारण भी कहा गया उन सोसाइटी के अंदर जो थी सोसाइटी जो थी सोशल यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होने लगी थी, बढ़ने लगी थी उनकी ताकत। इन द साउथ दिस रीजन्स मूवमेंट बेस्ड ऑन द मासेस विच वॉज लीड बाय संत एंड इंटेलेक्चुअल्स। साथ साथ इस स्टेट के अंदर जो मूवमेंट हुई, रिलीजियस मूवमेंट जो हुआ, भक्ति का मूवमेंट जो हुआ, ये किसने किया? वो एक नहीं, किसी एक ने नहीं, मास ने, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने इस मूवमेंट में पार्ट लिया, सभी ने, कि हमें कुछ चेंजेस करना चाहिए अपने रिलीजियस के अंदर। एंड इट हैज़ बीन डन बाय संत। तो किसने किया? संत ने किया, जो इंटेलेक्चुअल्स है, जो ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने किया। तो जिस तरह से कौन कौन थे जिन्होंने इस मूवमेंट पे पार्ट किया था, पार्टिसिपेट किया था, और सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स में उन्होंने रिफॉर्म्स किया था, जैसे तुकाराम, रामदास, एकनाथ, वमन, पंडित एंड अदर्स। इसके अलावा, ठीक है, तो दिया, और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, तो इनमें से कुछ नाम जो दे दिए वो इम्पोर्टेंस थे ना। दिस मूवमेंट वॉज अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो जो ये रिलीजन्स मूवमेंट कर रहे थे वो किसके बीच में, किस मोटिव क्या था उनका, कि लोगों के अंदर जो भेदभाव हो रही है वो हमें नहीं करना है, वो भेदभाव हमें ख़त्म करना है, अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट सिस्टम, जाति को लेके, और समाज में बहुत कुछ और भी चीज़ें थी, सोशल इविल प्रैक्टिस, जैसे चाइल्ड मैरिज मान लेते हैं, डाउरी सिस्टम्स हो गया, सती प्रथा हो गया, तो ये सब चीज़ें हैं जो समाज में इविल्स थी। इस तरह से उनको रास्ता, सही रास्ता दिखाया जा रहा कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, हमें भगवान के रास्ता चलना चाहिए, क्योंकि हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमें कौन सॉल्व करेगा? वो सिर्फ और सिर्फ जब हम भगवान के रास्ते में चलेंगे, ध्यान लगाएंगे, देन वी विल अटेन डिवोशंस, तब हम भगवान के थ्रू, भगवान के रास्ते में चलेंगे तो हमें जो है, हमें सही रास्ता मिलेगा। नाउ मराठास एज अ लैंग्वेज वॉज वेरी प्रैक्टिकल एंड ईजी। जो मराठा लैंग्वेज है, कहा गया वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और ईजी लैंग्वेज है। ना इसी तरह से मराठा कहा गया, जो मराठी है, मराठा, महाराष्ट्र में मराठा जो लोग रहते हैं उसको मराठा बोलते हैं, और जो वो भाषा बोलते, जो लैंग्वेज बोलते हैं उसको मराठी बोलते हैं। तो कहा गया मराठी लैंग्वेज जो है वो देखा जाए प्रैक्टिकली बहुत ईजी लैंग्वेज है। अब हम मूव करेंगे छत्रपति शिवाजी के बारे में। ना छत्रपति शिवाजी, इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ, दैट वॉज इट बॉर्न इन 20th अप्रैल 1627 में। कहाँ पर हुआ? शिवनर फोर्ट के अंदर, ठीक है, ये महल था शिवनर फोर्ट। ही वॉज अ सन ऑफ, इनके पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। ना उनकी माता का नाम था शाहजी भोसले। इसकी फर्स्ट वाइफ जो थी, फर्स्ट वाइफ जीजाबाई, इनकी पहली पत्नी थी। ना जीजाबाई वॉज अ बीजापुर, एंड शाहजी वॉज जो थे, ये कौन थे? शाहजी जो थे वो कहा गया बीजापुर के एरिस्टोक्रेट, मतलब पैसे वाले नामी घराने के पुत्र थे। वो बहुत ज़्यादा एरिस्टोक्रेट बोलते, रिच पर्सन्स जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं। तो शाहजी वॉज अ बीजापुर एरिस्टोक्रेट। तो बीजापुर में जो पैसे वाले खानदान, पैसे वाले थे, उनसे वो बिलोंग करते थे। ना हु गॉट मैरिड टू अनदर लेडी, जिन्होंने वापस दूसरी शादी की, और उनकी दूसरी पत्नी का नाम था तुकाबाई, ठीक है। तो दूसरी पत्नी का नाम था तुकाबाई मोहते, लेकिन शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। तो इसी तरह से इस कारण उसकी माता ने जो क्या किया, उनकी जो पहली पत्नी थी जीजाबाई ने, उन्होंने अपने पति के साथ रहना छोड़ दिया। शी डिड नॉट लिव विथ हिम, और अपने बेटे को लेके, शिवाजी को लेके वो अलग हो गई। वॉज ब्रॉड, तो शिवाजी जो थे छोटे से ही, मतलब एज अ चाइल्ड, शिवाजी जो अपनी माता और उनके जो गार्जियन थे, लोकल गार्जियंस, दादोजी खंडेव, उनके शरण में रह के उन्होंने अपनी पालन पोषण उनकी की, उनकी पढ़ाई लिखाई की। साथ में दादाजी के साथ और एक थे, दादोजी खंडेव के साथ साथ जीजाबाई के जो गुरु थे समर्थ स्वामी रामदेव, इनकी शरण में भी इन्होंने पढ़ाई की। किसकी पढ़ाई? शिवाजी की। तो इन दोनों ने
दादाजी खोंदेव एंड समरनाथ स्वामी रामदास ने, इन दोनों ने ही शिवाजी को अच्छी जो थी शिक्षा दी। साथ साथ हमेशा कि मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए, मातृभूमि के लिए हमें सब कुछ करना है, क्योंकि हम जो है मातृभूमि से ही जुड़े हैं। तो इन्होंने हमेशा उनको इंस्पायर किया। ही लर्न मिलिट्री स्किल ऑल्सो, मिलिट्रीज में किस तरह से युद्ध करना है, युद्ध नीति कैसी होती है, ये चीज़ें उनको सिखाया गया। एक राजा को राज्य कैसे चलाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स ये सिखाया किसने, दादोजी ने। तो इसी तरह से इनकी एजुकेशन और जो ट्रेनिंग थी इन दोनों ही ने ही किया। ना एट द एज ऑफ 12, जब वो 12 साल के हुए, शिवाजी गॉट द स्टेट्स ऑफ पुणे फ्रॉम हिज फादर। तो उनके पापा ने, उनके पिता से उनको एक स्टेट मिला, एक मतलब स्टेट किसे बोलते हैं, जो बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट जैसे मान लो एक होता है, एरिया होता है जहाँ पे वो आराम से, तो उस तरह से उनको एक बहुत बड़ा राज्य स्टेट मिला। तो पुणे वाला, जो पुणे बहुत बड़ा है, छोटा मोटा नहीं है, पुणे बहुत बड़ा एरिया, तो उसी तरह से चीज़ों को स्टेट के नाम से कहा जाता है। तो उसको जो पुणे उनके किसने दिया, उनके पिता ने दिया। तो फाइनली फर्स्टली इन 1646 में, तो कौन सी ईयर था, 1646 में, एट द एज ऑफ 19, तो शिवाजी को उसके पिता से जो भी उनको उनकी प्रॉपर्टी, जो भी जागीर मिली, वो जब वो 12 साल के थे, और उनको कौन सा स्टेट मिला था, पुणे। लेकिन खुद के अपने बल पे एट द एज ऑफ 19, दैट इज 1649 में, उन्होंने एक सेना तैयार की, छोटी सी सेना तैयार की, दैट वाज कॉमरेड, मतलब सैनिक। तो मावल कॉमरेड, मतलब मावल का मतलब हो गया कि जो नेटिव पीपल है, उस एरिया में जो लोग थे, उनके जो साथी थे, उन्हीं एरिया से बिलोंग करते थे। तो उन्हीं लोगों में से उन्होंने क्या बनाया, फॉर्म अ ग्रुप ऑफ सम मावल्स। तो उन्हीं अपने एरिया में से, उन्हीं नेटिव पीपल्स में से उन्होंने कॉमरेड बनाया, एक सेना तैयार की। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, ऑक्युपाइड तोरण फोर्ट। इस फोर्ट को, जो पुणे के पास ही था, सिचुएटेड नियर पुणे, इसके ऊपर कब्जा किया। किसके हेल्प से, मावल कॉमरेड्स की, जो उसने सेना तैयार की थी, उसकी मदद से उन्होंने सबसे पहला जो था अटैक तोरण फोर्ट पे किया और उन्होंने अपने कब्जे में लिया। फिर 1646 में इटसेल्फ ही ऑक्युपाइड, फिर उन्हें रायगढ़, उसके बाद उन्होंने चक्कन फ्रॉम बीजापुर। चक्कन जो था ये बीजापुर सुल्तान के अंदर था, मुगल्स के अंदर था बीजापुर। लेकिन उन्होंने उनसे भी, क्योंकि उन्होंने किसी जो गवर्नर्स होते हैं, क्योंकि जो मुगल्स में जो भी अलग अलग एरिया था, वो खुद रूल नहीं कर रहे थे, अलग अलग मिनिस्टर्स को रखा गया था। तो इसी तरह से चक्कन जो था वो बीजापुर सुल्तान के अंडर में था, और वो भी उन्होंने उनसे ले ली। सो इसी तरह से देखा गया कि धीरे धीरे 19 के बाद उन्होंने अपने आप अपना राज्य बढ़ाना शुरू कर दिया। 1647 में ही ऑल्सो ऑक्युपाइड बारामती, फिर इंद्रापुर, सिंहगढ़। तो इस तरह से आगे जैसे ही बढ़ते गए, और भी राज्य को अपने साथ साथ अपने राज्य में जोड़ते गए, और धीरे धीरे इनका राज्य जो था बढ़ने लगा। एंड पुरंदर ऑल्सो। इन 1656 शिवाजी ऑल्सो ऑक्युपाइड कॉन्कन्स, कल्याण एंड जवाली फोर्ट। तो साथ साथ कहा गया। उसके बाद उन्होंने और 1656 में कॉन्कन्स, कल्याण एंड जवाली फोर्ट को भी उन्होंने अपने अंडर में लिया, उसको कब्जा किया। फिर 1656 में इटसेल्फ ही मेड रायगढ़। उसके बाद इतना सब होने के बाद उन्होंने रायगढ़ को अपना एक राज्य का कैपिटल घोषित किया कि रायगढ़ विल बी हिज कैपिटल। तो इसी तरह से उन्होंने अपना साम्राज्य मान लो उन्हें स्थापित की, हिज कैपिटल एज रायगढ़। Now, being concerned by Shivaji's policy of extensions of empire, Bijapur Sultan sent his commander Afzal Khan to eliminate him. Now, अब जहाँ से देखा गया कि अब ये शिवाजी धीरे धीरे अपना राज्य बहुत बड़ा बना चुके थे, तो ये बहुत बड़ी चिंता की विषय थी। किन के लिए? मुगल्स के लिए। तो बीजापुर के जो सुल्तान थे, उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता हो गया कि अब जो इस तरह से इनका जो राज्य इतना बढ़ रहा है, तो इन्हें अभी ही रोकना पड़ेगा। और इनको रोकने के लिए उन्होंने अपना कमांडर भेजा अफजल खान को। ड्यूरिंग द टॉक ऑफ अलायंसेस, अफजल खान ट्राई टू बिट्रेट शिवाजी, ड्यू टू विच शिवाजी टोर ऑफ हिज स्टमक यूजिंग अ भंगनक। तो उन्होंने क्या कहा कि जब ये अफजल खान उनके पास गए,
बातचीत करने के लिए। तो उन्होंने बातचीत के दौरान उन्होंने सोचा कि शिवाजी को वो थोड़ा सा कैसे भी करके मना लेंगे, धोखा दे के, पैसे में घूस दे के, इस तरह से कैसे भी करके गलत तरीके से। लेकिन शिवाजी थे, उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी चाकू निकाली जो मोस्टली यूज़ कैरी करते हैं मराठास, और उसने क्या किया, उसके स्टमक में मार दिया। सो इसी तरह से 1663 में देखा गया मुगल्स एम्परर, तो इस तरह से एक मुगल्स के लिए वो चैलेंज हो गया कि शिवाजी को कैसे भी रोकना है। तो मुगल्स एम्परर जो थे औरंगजेब, उन्होंने अपॉइंट किया डेक्कन्स मुगल्स जो थे, डेक्कन्स के मुगल्स वाइस रॉय शास्त्रीय खान को अपॉइंट किया गया कि शिवाजी को हटाना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत। तो शास्त्री खान को जब उन्होंने अपॉइंट किया तो शास्त्री खान ने सबसे पहले ऑक्यूपाई किया पुणे, क्योंकि पुणे जो था शिवाजी को उसके पिता ने दिया था, सबसे पहला एरिया स्टेट था शिवाजी का। तो उनका बहुत बड़ा एक अच्छा खासा उनमें लगाव भी था, और वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव देखा गया सेंटर था, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था शिवाजी का। तो शास्त्री खान ने सबसे पहले किसको कैप्चर किया, पुणे को कैप्चर किया। और बाद में तो यहाँ पे शास्त्री खान ने क्या किया, जब पुणे पे अटैक किया तो जो उसका शिवाजी का बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था, तो बाय शॉर्टली आफ्टर द शिवाजी अटैक शास्त्री खान्स कैंप, तो शिवाजी जो थे उनसे बदला लेना था अपनी, इससे पुणे को उनके हाथ से छुड़ाना था। तो शास्त्री खान से बदला लेने उन्होंने क्या किया, शिवाजी ने उनके कैंप में नाइट में ही, रात में ही उनके ऊपर आक्रमण किया गया, जहाँ पे शास्त्री खान को अपनी जान बचा के वहाँ से भागनी पड़ी। 7 साल उनका बेटा था, वो उनको गंवानी पड़ी, और उनकी 3 उंगलियां भी उस युद्ध में, रात में जो युद्ध हुआ उसके कारण उनकी 3 उंगलियां भी कट गई। एंड एंगर्ड बाय ऑल दिस एक्टिविटीज़, तो जिसके कारण देखा जाए शिवाजी ने तो अपने जो था उनसे ले लिया वापस। शिवाजी लूटेड अगेन सूरत, तो शिवाजी ने उनसे जो सूरत जो था वो मुगल्स के अंडर के लिए, जैसे पुणे था शिवाजी के लिए, तो सूरत जो था वो मुगल्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया था। तो शिवाजी ने सूरत को लूटा एंड उसने वापस, इसके कारण मुगल्स जो थे और ज़्यादा गुस्सा हो गए, बहुत ज़्यादा। तो औरंगज़ेब ने फिर वापस क्या किया, फिर दूसरी मिनिस्टर्स को भेजे अलग अलग, ताकि उनको कैसे भी करके शिवाजी को उन्हें रोकना था। तो औरंगज़ेब ने किसको भेजा, हिज मिनिस्टर किंग ऑफ आमेर, मिर्ज़ा जयसिंह एंड दिलेर खान, इन दोनों को भेजा गया ताकि उन्हें किसे पकड़ना था, शिवाजी को। मुगल्स आर्मी ऑक्युपाइड सेवरल फोर्ट्स ऑफ शिवाजी, तो ये जब गए तो वहाँ पे मुगल सेना जब गई तो शिवाजी की बहुत सारी जो फोर्ट थी, महल थी, उनको उन्होंने कब्जे में ले लिया। तो जब देखा बीइंग हेल्पलेस कि अब इनसे लड़ना, अब इतने लोगों के साथ लड़ने से तो अच्छा है कि हमें उनसे बात करने ज़्यादा बेटर है। तो शिवाजी ने फिर उनसे बात करने की कोशिश की कि हम बात करते हैं, बात करके इसका हल निकालते हैं। तो उन्होंने एंट्री की इन द ट्रीटीज कि उनके साथ बैठ के बात करेंगे, ट्रीटी करेंगे, समझौता हल निकालेंगे। तो उन्होंने समझौता किसके साथ, जय सिंह के साथ, इन द ईयर 1665 में, जिसे ट्रीटी ऑफ पोरबंदर के नाम से कहा जाता है। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ पोरबंदर किसके बीच में हुआ था, शिवाजी एंड जय सिंह के बीच में हुआ था ना। इस ट्रीटी में क्या लिखा गया था, इस समझौते में क्या बात हुई थी, इस ट्रीटी में कहा गया था सबसे पहले कि शिवाजी के पास टोटल 35 फोर्ट थी। ठीक है, 35 फोर्ट में से शिवाजी को बोला गया कि 23 फोर्ट जो है वो मुगल्स को देंगे और अपने पास वो 12 फोर्ट्स रखेंगे। अपने पास कितने रखेंगे, 12 फोर्ट्स। ये पहला। दूसरा था कि शिवाजी एल्डर सन जो थे, जो बड़ा बेटा था शिवाजी का, शांबाजी, उनको अपॉइंट किया गया एज अ पंच हजारी मनसबदार। ये पोस्ट दिया गया उनको, उनके बड़े बेटे को। तो ये थी समझौते की। फिर बाद में जय सिंह ने उनको कन्विंस किया शिवाजी को कि वो मुगल्स की कोर्ट में एक बार जाए, उनके दरबार में जाए आगरा में, और एक बार जाके मुगल्स जो औरंगजेब थे उनसे मिले। जय सिंह टोल्ड हिम, और उनको ये भी कहा गया जय सिंह ने कि अगर वो जाएंगे, उनसे बात करेंगे तो उन्हें सूबेदार बना दिया जाएगा। साउथ, कहाँ का, साउथ का, साउथ इंडिया में उनको ऐसा सूबेदार बना दिया जाएगा। सो इन मई 1666 में शिवाजी जो थे विजिट करते हैं जाके, और उनके कोर्ट में, औरंगजेब के कोर्ट में जाते हैं उनसे बात करने के लिए। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद देखा गया कि उनके साथ जो है मिसबिहेव किया गया, और साथ साथ इस तरह से बिहेव किया गया जैसे कोई लोअर पोस्ट के होते हैं, लोअर ग्रेड के होते हैं लोग जो काम करते हैं,
तो उसी तरह से उनके साथ वैसा ट्रीटमेंट किया गया और साथ साथ बाद में उसको बंदी बना दिया गया। तो इंटर्न एंड ही वॉज ऑल्सो इंटर्न, मतलब उसको प्रेजेंट बंदी बना दिया गया। ठीक है, तो उनके साथ देखा गया कि धोखा हो गया, क्योंकि उनको बोला गया था जय सिंह ने कि अगर वो जाएंगे तो उनको क्या बना दिया जाएगा, सूबेदार। तो जिसके कारण शिवाजी उनके कोर्ट में गए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिसके कारण इन नवंबर 1666 ही सेक्रेटरी वेंट अवे। उन्होंने अपने आप को वापस उस कैदी से, जेल खाने से उनको अपने आप को निकालना था। तो इसी तरह से उन्होंने सीक्रेटली उस प्रिजन से, उस कैद से अपने खुद और अपने बेटे दोनों वहाँ से निकल के अपने घर पहुँच गए सेफली। तो ये कब हुआ, 1666 में। अब ये यहाँ पे रॉयल कोर्ट में कब गए थे, मई में गए थे, और वहाँ से निकले कब, नवंबर में। तो मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दैट इज़ 5 मंथ वो उसके प्रेजेंट में थे। लेकिन 5 मंथ के उसी बीच उन्होंने बहुत सारी प्लानिंग की, और जिसके कारण वो वहाँ से निकलने की जो थे उनकी कोशिश, वो कामयाब हुई। अब वहाँ से निकलने के बाद जब वो अपने घर पहुँचे ही सेफली, नेक्स्ट ईयर उन्होंने क्या किया, औरंगज़ेब ने, कि इन्हें तो रोक नहीं सकेंगे, तो उन्होंने क्या किया, औरंगज़ेब ने शिवाजी को टाइटल दिया एज अ किंग एंड ग्रांट हिम, कि ये राजा है। और उनको स्टेट, कौन सा स्टेट दिया, स्टेट ऑफ बरार। शिवाजी मेंटेन पीस फॉर 2 years। उसके बाद शिवाजी चुपचाप 2 साल तो बैठे रहे, मतलब कि उनसे झड़प नहीं, लड़ाई नहीं करनी है, जो होता है ठीक है। लेकिन बाद में कि वो कब तक इस तरह से चुपचाप रहेंगे, कब तक इनसे लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो 1670s में ही इन्होंने रिवॉल्ट किया, और जितनी सारे महल, दैट इज़ 23 महल जो थे मुगल्स ने उनसे लिया था, इन्होंने वापस सब उनसे ले ली, उनसे युद्ध करके उनसे वापस ले ली, रीऑक्युपाई कर लिया, हैज़ बीन ऑक्युपाइड, जो मुगल्स ने ले लिया था। साथ साथ वे जो मुगल्स उस एरिया में जो लोकल मुगल्स थे, जिसको मुगल्स ने अपॉइंट करके रखा था एज अ गवर्नर, एज अ सूबेदार, तो उन लोगों को उन्होंने क्या एश्योरेंस किया शिवाजी ने, जो लोकल्स थे, तो इंश्योर किया सिक्योरिटी, ताकि लोकल मुगल्स को वो परेशान नहीं करेंगे, जो मुगल्स ऑफिसर्स थे उनको वो परेशान नहीं करेंगे, और वो ऐसा ही रूल करेंगे जैसा रूल करते आ रहे हैं। लेकिन उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें लिखा गया कि उनको वो, तो यहाँ पे क्या बताया गया कि उनको लोकल्स के साथ जो एग्रीमेंट हुई, एग्रीमेंट में ये था कि वो जो भी कलेक्ट करेंगे, चौथ मतलब जो रेवेन्यू है, 1/4 पार्ट जो है वहाँ से वो कौन लेगा, शिवाजी उनके एरिया से कलेक्ट करेंगे। कितना, 1/4। तो 1/4 जो पार्ट रेवेन्यू से वो कलेक्ट करेंगे। इसके लिए जो लोकल्स थे वो उनकी बात मान गए। उसके बाद इन 1670s ही लूटेड सूरत अगेन, फिर से उन्होंने सूरत को लूटा। एंड इन 1674 रायगढ़ फोर्ट में शिवाजी ने अपने आप को इंथ्रोन किया एज अ इंडिपेंडेंट किंग्स, कि वो अब एक इंडिपेंडेंट किंग है, वो किसी के अंडर में नहीं है, वो एक स्वाधीन राजा है और राज्य चलाएंगे। और अपना टाइटल यूज़ किया गया, एज्योर किया गया टाइटल एज अ छत्रपति शिवाजी। ठीक है, तो शिवाजी जो थे उनकी डेथ हुई 1680s में। एट दैट टाइम कहा गया मराठा जो था वो बहुत अपनी ऊंचाई में पहुंच चुका था। उसने पूरा एरिया जो था इन टाइटल वेस्टर्न कर्नाटका से बेलगांव अप टू द बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्रा, उसकी ईस्ट टू वेस्ट जो थी एरिया जो थी वो फैल चुकी थी। और साथ साथ इन दिस वे देखा गया उन्होंने अपनी जो भी रास्ते में रुकावट आई, ऑपोजिशन आए, भले वो मुगल्स की थी या फिर बीजापुर सुल्तान की थी या फिर पोर्चुगीज जो गोवा में पहला ब्रिटिश जो यूरोपियंस इंडिया के अंदर आए थे वो पोर्चुगीज थे, वो थे जो पायरेट्स जो लूट रहे थे वो थे, सभी के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी और लड़ाई कभी हारी नहीं, कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी, जिसके लिए उन्होंने अपना राज्य वापस उनसे छीना और वापस अपने राज्य को स्थापित किया। तो शिवाजी मैनेज टू स्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट हिंदू रूल, कहा जाता है कि उन्होंने फिर से स्टैब्लिश एज ए इंडिपेंडेंट हिंदू रूलर्स। अब ये देखो यहाँ पे मैप में आपको दिखेगा किस तरह से उन्होंने अपना एरियाज जो था इस तरह से ईस्ट टू वेस्ट एरिया इन्होंने कंट्रोल किया और मर्ज किया धीरे धीरे। अब हम लोग आज शुरू करेंगे नेक्स्ट वाला जो है, ये छोटे छोटे हैं जो इसके साथ ही हम लोग कंप्लीट करेंगे,
विजयनगर एम्पायर एंड बहामनी एम्पायर। ठीक है, तो ये था विजयनगर एम्पायर एंड बहामनी एम्पायर, दैट वाज इन साउथ। अगर आप मैप देखोगे, आपने मैप में यहाँ दिख जाएगा, इसी मैप में नेक्स्ट पेज में आएगा, ये रहा, ये रहा आपका पहला वाला, ये रहा विजयनगर एम्पायर और ये रहा बहामनी एम्पायर। तो दोनों ही है, तो ये दोनों ही छोटे छोटे किंगडम्स थे जो साउथ के थे। तो वो मराठास का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग साउथ वाला देखेंगे थोड़ा, ये छोटी है, कंप्लीट हो जाएगी। तो अब ये आता है विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर कहा जाता कि इसके जो संगम थे, जो संगम जो किंग्स थे, इनके 5 पुत्र थे। उनमें से हरिहरा एंड बुक्का जो थे, ये बहुत ही फेमस थे, आउट ऑफ विच कहा गया उनके 5 पुत्र में से। और इन दोनों ने ही विजयनगर एम्पायर का नींव रखा था। एंड द नॉर्थन बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्रा के नॉर्थ में इन्होंने ये राज्य स्थापित की थी, एस्टैब्लिश द किंगडम्स ऑफ विजयनगर एम्पायर। नाउ दे वे द लॉर्ड, लेकिन स्टार्टिंग में पहले अर्लियर ये जो थे, ये क्या थे, ये लॉर्ड थे। किसके लॉर्ड थे, किसके, जैसे बोलते हैं लैंडलॉर्ड होते हैं, किसी चीज़ों के मालिक होते हैं, तो उसी तरह से वो एरिया जहाँ पे ज़मींदार होते हैं, लैंडलॉर्ड्स, उसी तरह से वो मुखिया थे। कहाँ किसके थे, काकतीयास ऑफ वरंगल्स, वरंगल्स जगह है, तो काकतीयास जो थे राज्य था, किंगडम्स थे वरंगल्स के अंदर, वो उनके वहाँ पे मुखिया थे एज अ लॉर्ड देविया। एंड वे आर लेटर अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर्स। बाद में उनकी काम को देख के खुश होते हुए उनको लॉर्ड से बाद में उसकी और ऊपर हाई पोस्ट में एज अ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। कहाँ पे, मिनिस्टर ऑफ कंपीली, स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो लॉर्ड से फिर बने वो मिनिस्टर्स, कंपीली ऑफ कर्नाटका। नाउ आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ कंपीली, लेकिन जब कंपीली के ऊपर दिल्ली सल्तनत का कब्जा जब हुआ, दिल्ली सल्तनत ने उनके ऊपर जब कब्जा किया, और उस समय कौन था, मोहम्मद तुगलक। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत जब इनके ऊपर कब्जा किया तो ये डिस्ट्रक्शन हो गया पूरा, और उन्होंने अपने अंडर में ले लिया। तो एम्पर मोहम्मद तुगलक जो थे, इन्होंने क्या किया, दोनों को हैज इम्प्रिजन बोथ दीज ब्रदर, उन दोनों को उन्होंने क्या किया, दोनों को कैदी बना दिया। एंड दे वर रिलीज, लेकिन बाद में फिर उनको छोड़ दिया गया। तो किसने बनाया दोनों को बंदी, मोहम्मद तुगलक ने, जिन्होंने जिसके साथ कंपनी, जिसको इन्होंने डिस्ट्रक्शन किया, जिसके कारण बाद में जब ये इनको छोड़ा गया, लेकिन किसके थ्रू, बिकॉज ऑफ द एफर्ट ऑफ द गुरु, उनके जो गुरु थे विद्यानारायण, उनकी वजह से इन्हें छोड़ा गया। और बाद में क्योंकि जब ये मोहम्मद तुगलक ने जब इनको प्रेजेंट में लिया था, तो उनका धर्म परिवर्तन कर दिया था। ठीक है, तो धर्म परिवर्तन कर दिया गया था। फिर बाद में जब उनके गुरु ने उनको जब रिलीज़ किया, उस वहाँ से जब उनको आज़ाद करवाया, तो फिर से उनकी प्यूरिफिकेशन की गई, मतलब उनकी शुद्धिकरण करवाया गया, और फिर से उन्हें एज अ हिंदू धर्म में लाया गया। तो इसी तरह से एंड द स्टैब्लिश के बाद उन्होंने स्टैब्लिश किया एज ए इंडिपेंडेंट, फिर उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था, विजयनगर एम्पायर, विच शॉर्टली, जो बाद में कुछ समय के बाद वो बहुत फेमस पावरफुल एम्पायर बना साउथ इंडिया के अंदर, और जिसे आज भी उसे वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर रखा गया है। इट वॉज अ कैपिटल, टुडे इट्स कैपिटल विजयनगर कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द रिमेन्स, जो रिमेन्स है, जो टूटी फूटी जो चीज़ें हैं, हम्पी, उसी का ये अंश है, और जिसके कारण उसको रिकॉग्नाइज किया गया एज अ वर्ल्ड हेरिटेज प्रोटेक्शन साइट के अंदर, यूनेस्को के अंदर। तो इसी तरह से विजयनगर एम्पायर इज़ वेरी फेमस एंड इट हैज़ बीन ऑल्सो बीन रिकॉर्डेड इन यूनेस्को, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब जिसके बाद, अब ये जब दोनों भाइयों ने मिलकर जब इसने स्थापना की थी, किसकी, विजयनगर एम्पायर की, तो हरिहरा वॉज इनथ्रोन। तो कौन सा भाई राजा बना, हरिहरा। और उसके बाद बनने के बाद उन्होंने आसपास के एरिया उनको उन्होंने कैप्चर किया, एनेक्स किया, मतलब कब्जे में लिया युद्ध के थ्रू। तो उन्होंने एंटायर होशियार रीजन्स उसमें उसको अपने अंडर में लिया और विजयनगर के साथ मर्ज किया। फिर बुक्का बिकम द सक्सेसर ऑफ हिज ब्रदर। इनके बाद, इनके मरने के बाद, हरिहरा के बाद उनका भाई जो था बुक्का, वो बन गया सक्सेसर, राजा बना इन द ईयर 1346 में। फिर उन्होंने रूल कब तक की, ही रूल टिल 1377 तक। फिर बुक्का ने भी एक्सटेंड, अपना एम्पायर को एक्सटेंड किया, बड़ा बनाया। कहाँ से कहाँ तक, टू द साउथ, इंटायर साउथ इंडिया, नीचे तक साउथ इंडिया तक उन्होंने अपने एरिया को बड़ा किया। रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम
तमिल, चेरा रीजन्स, ये सारा एरिया जो था उन्होंने किसने एक्सटेंड किया, उनका दूसरा भाई जो था बुक्का, उन्होंने किया। तो हरिहरा सेकंड, ये हरिहरा सेकंड है, ठीक है। तो हरिहरा सेकंड वॉज अ सक्सेसर ऑफ बुक्का। बुक्का के बाद कौन आया, हरिहरा सेकंड आया, वो बना राजा। और उनके राज में भी जब ही बिकम द किंग, तो ड्यूरिंग हिज रीजन्स ही कन्फ्रंटेड मुस्लिम्स रूलर, उन्होंने मुस्लिम्स रूलर को रोका ताकि वो आगे ना बढ़े, उनके राज्य में ना आए, उस एरिया के अंदर वो दिखे नहीं, तो उनको रोकने के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया। एंड ही वॉज अ वर्शिपर ऑफ, तो हरिहरा जो थे वो हरिहरा सेकंड जो थे वो वर्शिपर ऑफ विरूपक्ष, दैट वाज लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा को मानते थे। उसी के रीजन्स में हरिहरा सेकंड के टाइम में ही विजयनगर अम्पायर का आगे एक्सटेंड हुआ साउथ इंडिया, इंक्लूडिंग मैसूर, बनारस, त्रिचुरपल्लम एंड कांचीपुरम, इस तरह से एरिया उन्होंने स्टैब्लिश की, अपने अंदर मर्ज किया। नाउ जस्ट लाइक हरिहरा सेकंड, हरिहरा सेकंड के जैसे ही देवराया फर्स्ट वॉज ऑल्सो डिफीटेड बाय द बहामनी सुल्तान। तो हरिहरा और उसके बाद देवराया सेकंड जो थे वॉज ऑल्सो डिफीटेड, किस इनको कौन डिफीट किया, बहामनी जो सुल्तान थे, इनके नेबर जो थे, इनके नेबर, उन्होंने उनके साथ डिफीट की, क्योंकि दोनों का बाउंड्री जो था वो दोनों शेयरिंग करते थे, तो दोनों में आपस में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होती थी एरिया को लेके, एक दूसरे के ऊपर कब्जा करने के लिए। तो उसी तरह देवराया वॉज डिफीटेड बाय बहामनी सुल्तान। ना बुक्का सन जो थे, बुक्का के जो बेटे थे देवराया सेकंड, उन्होंने भी रूल किया 1422 से 1426 तक, और उनको नाम दिया गया, ही गेन द टाइटल ऑफ गजाबक्का, दैट वाज द हंटर ऑफ एलिफेंट। गजा, जो गजा जैसे बोलते, जैसे से वो गणेश और उसको बोलते हैं, एलिफेंट्स को बोला जाता है, तो गजाबक्का मीन्स द हंटर ऑफ एलिफेंट। सो इन ऑर्डर टू कन्फ्रंट द बहामनी अम्पायर, बहामनी अम्पायर्स को रोकने के लिए फिर इन्होंने पहली बार कहा गया, इन्होंने मुस्लिम्स को रिक्रूट किया अपनी सेना के अंदर। तो फर्स्ट टाइम ये था जब उन्होंने मुस्लिम्स को रिक्रूट किया था अपनी सेना के अंदर। फिर इटालियन ट्रैवलर्स जो उसके राज्य में आए थे, निकोलस डी कॉन्टे एंड पर्शियन एम्बेसडर्स अब्दुल रज़ाक, ये जब विजिट किए थे विजयनगर अम्पायर, तो उन्होंने जब वापस गए तो इनके बारे में कि ये राज्य कैसा था, किस तरह से रूल करते थे, दे हैव राइट डाउन एवरीथिंग। So in this period, Vijayanagar Empire had extended up to the sea coast. From that कहा गया कहाँ तक है, श्रीलंका, सालन में सी कोस्ट, नीचे श्रीलंका, वहाँ तक फैली हुई थी राज्य। The last ruler of this empire was मल्लिकार्जुन एंड विरूपाक्षा, ये दो लास्ट रूलर थे विजयनगर एम्पायर के रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, हमारा आता है बहामनी एम्पायर्स, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो ये देखो यहाँ पर दोनों ही एम्पायर जो है, दोनों किंगडम्स जो थे वो अपनी बाउंड्री शेयर करती है। तो ये रहा ऊपर वाला बहामनी और ये रहा विजयनगर। तो इस तरह से दोनों का बाउंड्री शेयरिंग करता था, जिसके कारण इन दोनों के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स होती रहती थी, युद्ध, लड़ाई, जो भी बोलो। नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बहामनी एम्पायर। तो इन द साउथ द बहामनी एम्पायर एंड डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय मोहम्मद तुगलक। तो इस डायनेस्टी को किसने स्टैब्लिश किया था, मोहम्मद तुगलक जो थे दिल्ली सल्तनत के, उनके जो ऑफिसर्स थे, ठीक है, जो उनको उन्होंने गवर्नर अपॉइंट किया था, अलग अलग सूबेदार बना कर रखा था, तो उन्हीं में से उनका एक जो ऑफिसर था हसन, जिसको उसको पहले जफर शाह के नाम से बोला जाता था, हसन, इन्होंने ये राज्य स्थापित की। तो ही ऑब्टेन द फेवर, तो इन्होंने किस तरह से ऑब्टेन किया, इन्होंने जब अमीर जो मिनिस्टर्स थे उसकी कोर्ट के अंदर, उनकी मदद से उन्होंने अपना खुद का एक राज्य स्टैब्लिश किया, हिज किंगडम बाय टेकिंग एडवांटेज, क्योंकि इस तुगलक के समय में बहुत लोगों ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया था, विद्रोह करना शुरू कर दिया था, तो जिसके कारण उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया और इन्होंने साउथ में अपना अलग से राज्य स्थापित कर दिया। तो किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ द आमिर, मीन्स द मिनिस्टर्स जो भी थे उनकी हेल्प से। ही वॉज द डिसेंडेंट ऑफ ब्रेव पर्शियन वॉरियर बहमान, कहा गया ये जो थे शाह हुसैन जो थे, ये इनके जो डिसेंडेंट के जो पूर्वज थे वो कौन थे, पर्शियन के वॉरियर सोल्जर्स थे, योद्धा थे, बहमान। तो इसी तरह से ये बहमान डायनेस्टी उन्होंने स्थापना किया। सो ही टुक द टाइटल ऑफ अलाउद्दीन बहमान शाह। तो इसी तरह से उन्होंने अपने पूर्वजों का नाम उनका लेके उन्होंने अपना नाम रखा, सरनेम टाइटल रखा अलाउद्दीन
बहमान शाह। सो एट द टाइम ऑफ हिज डेथ 1358 में जब इनकी डेथ हुई थी, हिज अम्पायर हैज़ एक्सटेंडेड, कहा गया इनके अम्पायर जो एक्सटेंड कहाँ तक किया, फ्रॉम पैन गंगा इन द नॉर्थ अप टू द रिवर कृष्णा इन द साउथ एंड फ्रॉम गोवा इन द वेस्ट अप टू बोंगेर इन द ईस्ट। तो पैन गंगा जैसे गोदावरी को कहा जाता है, तो वहाँ से नॉर्थ में और साउथ में कृष्णा नीचे आ जाता है वहाँ तक। फिर अगर वेस्ट में जाएंगे तो वेस्ट में गोवा और ईस्ट में जाएंगे तो बोंगीर। तो इसी तरह से अपना अच्छा खासा राज्य उन्हें जो है इस्टेब्लिश किया। तो यहाँ पे मैप में देखोगे आप, ये रहा पूरा, ये रेड वाला दिख रहा है आपको इस तरह से। तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया। तो इस तरह से इस एरिया को उन्होंने इस्टेब्लिश किया। तो उनका वो बाउंड्री एरिया बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से उन्होंने अपना एरिया एक्सटेंड किया। द वेस्टर्न फ्रंटियर्स ऑफ विजयनगर बॉर्डर बहामनी किंगडम। तो जो उनका वेस्टर्न फ्रंटियर था वो किसके साथ शेयरिंग करते थे, वो विजयनगर का जो वेस्टर्न फ्रंटियर था वो बहामनी का भी था, क्योंकि दोनों का मोस्टली एक दोनों को शेयरिंग कर रहे थे, नेबर थे वो। सो देयरफॉर बोथ ऑफ दिस किंगडम्स रिमेन इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। तो जिसके कारण दोनों ही राज्य जो थे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट, उनके बीच में झगड़े होते रहते थे। सो द इशू ऑफ गेनिंग विक्ट्री, क्योंकि दोनों ही चाहते थे एक दूसरे के ऊपर कब्जा करके रूल करना और अपना बड़ा राज्य स्थापित करना। तो इसी तरह से इनके बीच में ये चलती रहती थी। तो इनका जो 2 नेबरिंग फोर्ट जो था, कौन सा फोर्ट था, फोर्ट था मुदगल एंड रायचूर। इनको हासिल करने के लिए उनके बीच में ये हमेशा कन्फ्लिक्ट होती रहती थी, यही रीज़न था उनके बैटल का। सो द 9th बहामनी सुल्तान अहमद रिप्लेस, जो 9th बहामनी रूलर्स जो आए थे अहमद, उन्होंने किसको रिप्लेस किया, कुलबर्ग एंड मेड बिदार एज इज कैपिटल। तो पहले कुलबर्ग जो था उनका कैपिटल था, लेकिन उन्होंने कुलबर्ग को हटा के बिदार को एज अ कैपिटल घोषित किया। मुस्लिम वॉज इन माइनॉरिटी इन बहामनी किंगडम। जो मुस्लिम थे बहामनी में मेनली वो बहुत ही माइनॉरिटीज में बहुत कम थे। तो जिसके कारण देखा गया कि देयरफॉर सेवरल शिया फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से दूसरे देशों से शिया मुस्लिम जो थे वो अब्रॉड से इंस्पायर्ड हो गए और वो आके यहाँ पे बहामनी में सेटल हो गए। तो ड्यू टू दिस द साउथर्न एंड अजबेसियन सुन्नी मुस्लिम्स जो थे, वहाँ के सुन्नी मुस्लिम्स थे, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए कि क्योंकि ये लोग माइनॉरिटीज़ में थे और जिसका उन्होंने फ़ायदा उठाया कि बाहर से शिया मुस्लिम्स आके यहाँ पे वो बस गए। सो द 30th सुल्तान मोहम्मद, तो इसी तरह से उनको बहुत गुस्सा आया। फिर कहा जाता है कि जो 13th सुल्तान मोहम्मद जो थे, मोहम्मद सुल्तान थर्ड हैंग्ड मोहम्मद गोवान हु हैज़ बीन एन एम्प्लॉय ऑफ द किंगडम। तो यहाँ पे 13th सुल्तान मोहम्मद थर्ड ने क्या किया, किसको हैंग किया, किसको फांसी में चढ़ाया, मोहम्मद गोवान को, हु हैड बीन एन एम्प्लॉय ऑफ द किंगडम, जो उस किंगडम का एम्प्लॉय था, उनको उन्होंने फांसी में चढ़ाया। आफ्टर द डेथ ऑफ गोवान, जब गोवान की डेथ हुई तो बहामनी किंगडम बिकम टू डिक्लाइन। उसके बाद उसकी धीरे धीरे जो थी प्रॉस्पेरिटी जो थी, इसकी जो नाम थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। एंड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द लास्ट सुल्तान महमूद, बरर, पिदार, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर become the 5 independent states of Bahmani kingdoms and their सूबेदार declared themselves as independent। तो उनके मरने के बाद देखा गया इनका जो ये, तो वहाँ पे जो भी थे अलग अलग राज्य जो था, उन्होंने सब ने अपने अपने राज्य, अपने छोटे छोटे एरिया को उन्होंने अलग कर दिया और अलग करके उन्होंने कहा कि वो खुद उस एरिया के रूलर्स है और जो उनके उस एरिया में जो सूबेदार थे उन्होंने ही ये किया और सूबेदार वहाँ का रूलर बन गया एज अ इंडिपेंडेंट रूलर। द पोजिशन ऑफ कॉमन पीपल ड्यूरिंग द बहामनी रीजन्स वे आर मिजरेबल। और जिसके कारण इन्होंने आपस में पावर को लेके खुद लड़ने लगे, तो जनता के प्रॉब्लम को किसी को ध्यान नहीं था। तो जिसके कारण कहा गया जो कॉमन पीपल थे बेचार, उनकी बहुत दशा जो थी बहुत ही बुरी थी, दयनीय थी, उनकी प्रॉब्लम्स कोई भी सॉल्व नहीं किया। सो एज मेंशन बाय द रशियन ट्रेडर्स, जो रशियन ट्रेडर्स यहाँ व्यापार के लिए आए थे, उन्होंने कहा नोस्टिवियस निकेतन हु ट्रैवल थ्रू द बहामनी किंगडम फॉर 4 years। तो ये उनकी जो मेंशन थी, उस मेंशन जो बुक्स थी जिसने इन्होंने मेंशन किया था, उस बुक के थ्रू पता चला कि वहाँ पर इस तरह से
जो लोकल पीपल थे उनकी कंडीशन जो थी बहुत ही अच्छी नहीं थी, दयनीय थी, मिजरेबल लाइफ थी। तो इसी तरह से हमारा जो आज का ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में लोग शुरू करेंगे इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सिखिज़्म। तो हमारा ये लास्ट टॉपिक रह जाएगा और हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है।